नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। यह दोस्तों 7 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और चारों शिफ्टों के लगभग 110 से अधिक क्वेश्चंस मुझे प्राप्त हो चुके हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम्स बाकी है दोस्तों, वह इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों 110 क्वेश्चंस जो कि जीके जीएस और हिंदी के मिला के हैं, ठीक है। हिंदी और जीके जीएस के मिला के कुल 110 क्वेश्चन से अधिक मुझे प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ फाइल अगर लेना है तो आप लोग 8181819473 पे ज़रूर व्हाट्सएप करें। पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में आप लोगों को दी जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। बस आप पीडीएफ लिख के भेजिएगा, किस शिफ्ट का चाहिए वो भी लिख के भेज दीजिएगा, तो उसी शिफ्ट की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑल शिफ्ट का चाहिए तो चारों शिफ्टों की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। बस दोस्तों आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिए क्योंकि इतना सारा मेहनत हम करते हैं तो सिर्फ आपके लिए करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि जिनका भी एग्ज़ाम्स बाकी है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आया था दोस्तों कि अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हुई थी। मतलब किस पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हुई थी? तो मुलायम सिंह यादव, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुलायम सिंह के एक और पुत्र हैं जिनका नाम है अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 2012 से 2017 तक जो कि नहीं, ठीक है, उन्होंने 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ बने हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर भाषण दिया था, या फिर आपसे ये पूछा था कि अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद में साल 1893 में किसने भाषण दिया था। तो दोनों कंडीशन में मैं आपको बता देता हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में साल 1893 में उन्होंने भाषण दिया था, जो कि पूरे विश्व के सामने भारत को सबसे ऊपर रख दिया था, ठीक है। एक प्रश्न आता दोस्तों कि सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉकी से। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जौहर कप का सुल्तान मलेशिया में आयोजित 21 पुरुषों की टीम का एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी, जिसमें 5 टीमें विजयी हुई थी। ग्रेट ब्रिटेन सबसे सफल टीम थी जिसने 3 बार टूर्नामेंट जीता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार टूर्नामेंट जीता, जबकि जर्मनी और मलेशिया ने 1 बार टूर्नामेंट जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द आपके ऑप्शंस में ही पीयूष दिया हुआ था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीले लिटमस को कौन लाल कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल, जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। एक प्रश्न आया था कि भारत में सिकंदर को किसने रोका था। तो पोरस ने रोका था दोस्तों। भारत में सिकंदर को किसने रोका था? तो पोरस आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल के प्रथम विजेता कौन थे। तो एटीके आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल भारत में पुरुषों की पेशेवर फुटबॉल लीग है। दुनिया भर की अन्य फुटबॉल लीगों के विपरीत आईसीएल उन कुछ लीगों में से एक है जो प्रचार और निर्वाचन प्रणाली का उपयोग नहीं करती है, बल्कि टी20 क्रिकेट लीग की तर्ज पर एक फ्रेंचाइजी प्रणाली है। इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल भारत की बेजोड़ फुटबॉल चैंपियनशिप है, जिसकी शुरुआत 12 अक्टूबर 2014 में हुई थी। लीग के प्रारंभिक विजेता एटीके थे, तो एटीके आपसे पूछा था। जबकि यहाँ पे बात करते हैं चेन्नईयन एफसी दूसरे सीजन के विजेता थे। हीरो आईएसएल के तीसरे संस्करण में एटीके ने ट्रॉफी को पुनः प्राप्त किया, 3 साल में अपनी दूसरी जीत हासिल की। जबकि चौथे सीजन में चेन्नईयन ने फिर से ट्रॉफी जीती थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बेंगलुरु एफसी ने
साल 2018-19 सत्र में खिताब जीता था। फुटबॉल इंडियन सुपर लीग 2019-20 का चैंपियन एटलेटिको डी कोलकाता यानी एटीके था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, यानी चैंपियन ठीक है, एटलेटिको डी कोलकाता यानी एटीके। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि चेराओ लोक नृत्य किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। वही बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आमतौर पर 6 से 8 लोग होते हैं जो बांस की एक जोड़ी को ज़मीन पर क्षैतिज रूप से तैनात एक और बांस पर रखते हैं। वही बात करते हैं, यह उत्सव के अवसरों के दौरान एक आकर्षक केंद्र है। 2010 में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था जिसमें एक ही समय में सबसे अधिक चेराओ नर्तकियों ने प्रदर्शन किया था। इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। चेराओ 6 से 8 लोगों द्वारा बांस की एक जोड़ी बांस को एक और क्षैतिज रूप से ज़मीन पर बांधने के लिए विशेष अवसरों जैसे कि फसल की जोरदार कटाई पर ज़मीन पर रखा जाता है। चेराओ नृत्य में संगीत वाद्य यंत्र के रूप में भी लोग और ड्रम का उपयोग भी किया जाता है। वही बात करते हैं, तो चेराओ मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है। इसमें मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है इसको। यह मिजोरम में सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है और उत्सव के अवसरों के दौरान आकर्षण का केंद्र भी बना रहता है। एक प्रश्न आया था 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो डर के आगे भाग जाना या फिर भाग खड़ा होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि मन वृंदावन होना का अर्थ क्या है, तो मन प्रसन्न होना, इसका राइट आंसर हो रहा था। कि बिशु त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो बिशु जो त्यौहार है दोस्तों ये केरल में मनाया जाता है। हिंदू त्यौहार बिशु केरल में फसल त्यौहार और मलयाली लोगों के खगोलीय नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। बिशु मेष राशि को सूर्य की गति इंगित करता है और उस दिन को चिन्हित करता है जिस दिन किसान भूमि की जुताई और अन्य कृषि गतिविधियों को शुरू करते हैं। संस्कृत में बिशु का अर्थ बराबर है, जो दिन और रात के बराबर घंटे वाला दिन या बिशुव है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों, मेष संक्रांति या फिर मेष संक्रमण का दिन होने वाला बिशु एक पारिवारिक त्यौहार है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करके मनाया जाता है। बिशु त्यौहार के 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलू विशु कानी, विशु काइनेटम और विशु भलम ये हैं। सभी तीनों याद कर लीजिएगा, विशु कानी, विशु काइनेटम, उसके बाद विशु भलम, ये सभी चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछ सकता है। वहीं पे बात करते हैं, विशु त्यौहार की पिछली रात को लोगों की धार्मिक आस्था के अनुसार घर की सबसे बड़ी महिला द्वारा भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने घर के प्रार्थना कक्ष या पूजा क्षेत्र में एक विशु कानी रखी जाती है। विशु कानी को सभी हिंदू मलयाली लोगों द्वारा सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मेडम या फिर मलयालम महीने के पहले दिन या ग्रेगोरियन कैलेंडर के अप्रैल और मई के महीने के बीच मनाया जाता है। विशु बसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि तंजावुर बाला सरस्वती किस लोक नृत्य से संबंधित हैं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय लोक नृत्य है। एक क्वेश्चन और आया था दोस्तों कि सितारा देवी किस लोक नृत्य से संबंधित है, तो इनका संबंध है कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नदियों का प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है, तो ये पंजाब हो जाएगा। अगस्त 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने थे, श्री जगदीप धनखड़ बने थे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। कनिष्क का संबंध किस वंश से था, तो वो कुषाण वंश का राजा था। वही बात करते हैं, तो कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। कुषाण वंश की स्थापना जो कि कुजला कडफिसेस ने की थी। ठीक है, कनिष्क ने ईस्वी सन 1वीं शताब्दी के आसपास शासन किया और कुषाण वंश का सबसे महान राजा बना था।
वही बात करते हैं दोस्तों, तो कनिष्क जो है कनिष्क के समय कुषाण शासन भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग, अफगानिस्तान और संभवतः कश्मीर क्षेत्र के उत्तरी भाग में मध्य एशिया के क्षेत्र तक फैला हुआ था। उसे बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने बौद्ध कवि अश्वघोष की छत्र छाया में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। कश्मीर में उसके संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध संगति भी संयोजित की गई थी। इस संगति ने अभिधर्म पर महान टिप्पणी का संकलन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई या फिर चौड़ाई पूछा था, तो चलिए मैं दोनों बता देता हूं। तो इंटरनेशनल मैचों में मैदान की लंबाई जो है 100 से 110 मीटर या फिर 110 से 120 यार्ड होती है। चौड़ाई 64 से 75 मीटर या फिर 70 से 80 यार्ड होती है। गैर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर और चौड़ाई 45 से 91 मीटर रखी जाती है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और आया था दोस्तों कि बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों बैडमिंटन में बैडमिंटन से रिलेटेड सभी चीज़ें मैं बता देता हूं। बैडमिंटन में मध्य नेट की ऊंचाई 5 फीट होती है। बैडमिंटन एक रैकेट खेल है जो दो विरोधी खिलाड़ियों यानी एकल या फिर दो विरोधी खिलाड़ियों की युगल द्वारा खेला जाता है, जो एक आयताकार अदालत के विपरीत हिस्सों पर स्थितियां लेते हैं जो एक जाल से विभाजित होती है। बैडमिंटन की उत्पत्ति एशिया और यूरोप की प्राचीन सभ्यताओं में बैटल डोर यानी बल्ले या चंबू और शटलकॉक नामक खेल से हुई थी। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन यानी IBF, जिसे अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1934 में की गई थी। वही बात करते हैं दोस्तों, जाल किनारों पर 1.5 फीट जो कि 5 फीट 1 इंच इसकी ऊंचाई मानी जाती है और केंद्र में 1.524 मीटर यानी 5 फीट इसकी ऊंचाई मानी जाती है। तो ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके आप लोगों को बताना है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द होगा सागर, पयोधी, उद्दीप, परावार, ठीक है, नदीस, उसके बाद जल्दी, वारिधि, निर्निधि आदि क्या है, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। आप ऑप्शंस कमेंट करके बताइए क्या था। बादल का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जलद। ठीक है, बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द अब्र, मेघ, धर, जलधर, वारिधर इत्यादि जो कि बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। एक प्रश्न आया था कि संपत्ति का अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया था। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। 44वें संशोधन के पारित होने के साथ संपत्ति के अधिकार को कानून द्वारा मान्यता दी गई थी। संपत्ति के निहित अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 31 के हिस्से को अनुच्छेद 300 में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो 300 जो कि आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 300। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि डंके की चोट मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो स्पष्ट रूप से घोषणा करना आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि जले पर नमक छिड़कना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ऐसा काम करना, ठीक है, ऐसा काम करना जिससे दुखी और दुखी होना होता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 22 या फिर 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाऊ धौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजी कंपनी से लड़ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौकर का विलोम शब्द पूछा था, तो नौकर का विलोम शब्द मालिक हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न का आंसर मुझे सही से मिल नहीं पाया है। पूछा था कि 70% लावणता कहाँ पर पाई जाती है। इसका ऑप्शन क्या था कमेंट करके आप लोगों को बताना है। चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि समुद्र के पानी की लावणता के बारे में। लावणता का अर्थ है समुद्र या महासागर में विलय लवणों की कुल मात्रा। लावणता की गणना 1000 ग्राम समुद्री जल में विलय नमक की मात्रा के रूप में की जाती है। इसे आमतौर पर पार्ट्स पर बिलियन या PPT के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। 24.7% की लावणता को खारे पानी को ठीक करने की ऊपरी सीमा माना जाता है।
यह प्राकृतिक जल और जैविक प्रक्रियाओं के रसायन विज्ञान की कई विशेषताओं को तय करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। कुछ इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए। विभिन्न स्थानों की लवणता को दर्शाने के लिए मानचित्रों पर समलवणता रेखा का प्रयोग किया गया है। समलवणता रेखाएं समान मात्रा में लवणता वाले स्थानों को मिलाती हैं। समुद्र की औसत लवणता जो कि 35.2% या फिर 1000 भाग पानी में लवणता का 35% भाग है। अतः विकल्प 3 जो कि आप सही मान सकते हैं, ग्रेट साल्ट लेक यानी यूटा यूएस, मृत सागर और तुर्की में लेक वैन की लवणता जो है क्रमशः 220, 240 और 230 है। समय के साथ साथ महासागर और नमक की झीलें खारी होती जा रही हैं क्योंकि नदियाँ उनमें अधिक लवणता मिलाती हैं, जबकि वाष्पीकरण के कारण मीठे पानी की कमी हो जाती है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप कंफर्म करके बताइए कि आखिर ये ऑप्शंस में क्या था। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिए। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि मीराबाई चानू जो कि किस राज्य से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर से। साइखोम मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को भारत के एक उत्तरी पूर्वी राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुआ था। बाकी दोस्तों मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी, तो 65.5% थी। ये दोस्तों 65.5% थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों जनगणना के कुछ मुख्य विशेषता बता रहे हैं आपको। तो इसकी भारत में साक्षरता दर जो कि 74% थी। पुरुष और महिला साक्षरता क्रमशः 82 और 65.5% थी। टोटल भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो ये थी 74%। ठीक है, 74% थी। उसके बाद जो कि 623, 724 और 288 पुरुष और जो कि 586, 469 और 174 महिलाओं के साथ भारत की जनसंख्या जो कि इतना थी, इसको याद रखिएगा। शहरी क्षेत्रों में 62.17% जनसंख्या के साथ गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। वहीं पंजाब राज्य में लुधियाना सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला था। ठीक है, भील कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो थी वो भील जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक थी जो कि 37.7% थी। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों इसमें जो बंगाली भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। CM चंद्र मौली 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त थे। बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। भारत में केरल और बिहार क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य भी हैं। एक प्रश्न आया था कि 2011 का पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था, तो ये भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में इसकी जो कि इन तीनों देशों ने इसकी मेज़बानी की थी। इसमें भारत ने इस टूर्नामेंट को जीता था और उप विजेता थी श्रीलंका। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों ठंडी साइबेरियन हवाओं को भारत में आने से कौन रोकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। एक प्रश्न था आँख का किरकिरी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अप्रिय लगना या कोई चीज़ अच्छी नहीं लगना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रण का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो प्रण के पर्यायवाची शब्द हैं प्रतिज्ञा, पुराना, प्राचीन, प्रतिज्ञा, शपथ, संकल्प, घोषणा, सौगंध, वचन, दावा, कसम, वादा, वायदा। प्रतिज्ञा कई बार रिपीट हो गया दोस्तों। वचन, कौल, रसना, वात, वाणी, बोली, वचन, बोलचाल, जिह्वा, भाषा, जीभ, जुबान, वादा, बोल, कौल इत्यादि जो कि प्राण के पर्यायवाची शब्द हैं। एक आया था अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दहन, वैश्वानर, ज्वाला, आग, ज्वलन, अनल, सूची, धूमकेतु और पावक इत्यादि जो कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा।
एक क्वेश्चन आया था कि संख्यावाचक विशेषण किसमें नहीं है। 4 ऑप्शन से उसमें से एक में नहीं था। ऑप्शंस कमेंट करके जरूर बताइएगा। नास्तिक का विलोम शब्द पूछा था तो आस्तिक हो जाएगा, नास्तिक का विलोम शब्द। एक प्रश्न आया था कि भारत में मेटा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। मेटा के लिए भारत में वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो गेमिंग एक्सपर्ट संध्या देवनाथन बनी मेटा इंडिया हेड की मेटा इंडिया की हेड बनी है। जनवरी 2023 से संभालेंगी कार्यभार मेटा इंडिया हेड। हाल ही में अजीत मोहन की ओर से इस्तीफा देने के बाद खाली पड़े पद को अब मेटा ने भर दिया है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने इस पद पर संध्या देवनाथन को नियुक्त किया है, तो संध्या देवनाथन आपका राइट आंसर होगा। 2022 के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो जगत प्रकाश नड्डा, जिनका 20 जनवरी 2023 को कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो जगत प्रकाश नड्डा आपका राइट आंसर होगा। सदीर भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली का नाम है, तो भरतनाट्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वहीं बात करते हैं भरतनाट्यम से रिलेटेड कुछ बातें, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है और इसे पहले सदीर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। यह भारत के पारंपरिक नृत्यों में से पहला जिसे थिएटर कलाकारों द्वारा नया रूप दिया गया और देश और विदेश में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया। भरतनाट्यम संगीत दक्षिण भारत की कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है। एक नृत्य गायन के साथ आने वाले संगीतकारों में से कम एक गायक, एक मृदंगम यानी ड्रम वादक, एक बांसुरी वादक या वायलिन वादक या बीड़ा यानी ल्यूट वादक शामिल होते हैं। इसमें जो है दोस्तों, इसमें समूह में एक नट्टू वनार या नृत्य संचालक भी शामिल हैं, जो छोटे झांझ की एक जोड़ी बजाते हुए नृत्य के शब्दांशों का उच्चारण करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। बाकी आपको क्वेश्चंस याद है तो ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों एक कोई देवी से रिलेटेड क्वेश्चंस था दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में कौन सा त्यौहार किस देवी के लिए मनाया जाता है, तो अगर वो याद है तो ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न और आया था दोस्तों कि बजट की परिभाषा क्या है, तो बजट की परिभाषा दोस्तों ऑप्शन क्या थे कमेंट करके आप लोगों को बताना है, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वज्जियों पर आक्रमण करने की सलाह लेने के लिए अजातशत्रु ने बुद्ध के पास किसको भेजा था। अगर ये क्वेश्चन आया था दोस्तों तो ये वस्कार जो कि अजातशत्रु का मंत्री था उसने उसी को भेजा था बुद्ध के पास। बाकी दोस्तों क्या पूछा था, अगर राजा का नाम अजातशत्रु अगर ऑप्शन में रहा होगा, वस्कार के जगह पर अगर अजातशत्रु रहा होगा तो फिर आप उसको सही कर सकते थे। चलिए इससे रिलेटेड बता देते हैं कुछ बातें, तथ्य जिनका एग्जाम्स आगामी शिफ्ट में है। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक शासक था, ठीक है। ये बिंबिसार के पुत्र थे और महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। उसने अपने पिता से जबरदस्ती मगध का राज्य छीन लिया और उसे कैद बना लिया था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और है दोस्तों कि अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने इस संदर्भ में अपनी सलाह लेने के लिए अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु ने अपने मुख्यमंत्री वस्कार को वज्जी के संग में घुसपैठ करने के लिए भेजा और 3 वर्ष के भीतर उन्होंने वज्जियों को विभाजित करने में सफलता हासिल की और वैशाली में उपद्रवियों को ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं दोस्तों जो कि मगध से रिलेटेड है। मगध साम्राज्य से जो कि मगध साम्राज्य ने 684 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व भारत में शासन किया गया था। 3 राजवंश थे जिन्होंने 544 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर शासन किया था। पहला राजवंश था जो कि हर्यक राजवंश था, इसने जो कि 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया था। दूसरा वंश था शिशुनाग राजवंश, इसने 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक जो कि राज्य किया था। और तीसरा वंश था नंद राजवंश, इसने 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक जो कि राज्य किया था।
हर्यक वंश इस राजवंश में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक माना जाता था। ठीक है, एक प्रश्न और था दोस्तों कि बिंबिसार जो कि 558 ईसा पूर्व से 451 ईसा पूर्व में जो कि राज्य किया था। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व और उदयन जो कि 460 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व जो कि राज्य किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पूर्ण स्वराज की मांग किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यहाँ पे दोस्तों लाहौर अधिवेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज पारित किया था। ठीक है, अर्थात लाहौर अधिवेशन में कुल जो कि स्वतंत्रता प्रस्ताव रखा गया था। उसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। सार्वजनिक रूप से 26 जनवरी 1930 को इसकी घोषणा की गई थी। नेहरू ने कांग्रेस के सदस्यों के साथ रवि के तट पर मार्च किया और उन्होंने पूर्ण स्वराज हासिल करने तक आराम न करने की शपथ ली थी। 21 दिसंबर 1929 को तिरंगा यानी झंडा फहराया गया था भारत का। ठीक है, पहला स्वतंत्रता दिवस पूर्ण स्वराज के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। सूरत अधिवेशन की बात करते हैं तो सूरत अधिवेशन 1907 के में हुआ था। सूरत अधिवेशन को सूरत विभाजन के रूप में लोकप्रिय किया गया था क्योंकि कांग्रेस दो समूहों में विभाजित हो गई थी, यानी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। ठीक है, इसकी अध्यक्षता मॉडरेट नेता रास बिहारी घोष ने की थी। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कानपुर अधिवेशन की। ठीक है, तो कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था 1925 में हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था और उसकी अध्यक्षता जो कि सरोजिनी नायडू ने की थी। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। और यहाँ पे दोस्तों अब बात करते हैं कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अधिवेशन ने गांधी इरविन समझौता, इस अधिवेशन में जो कि गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई और मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि भारत की जलवायु कैसी है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो पुष्कर सिंह धामी जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना से, इसका उद्देश्य पूछा था। क्या पूछा था बच्चे ने कन्फर्म नहीं किया है, तो चलिए इससे रिलेटेड सभी चीज़ें बता देते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 2012 से 2017 तक था। इसे तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी भारत की। यह योजना मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में थी। ठीक है, इसकी विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था 8% रखा गया था। बाद में सरकार ने नीति आयोग के साथ मिलकर योजना आयोग को भंग कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ जो उद्देश्य थे दोस्तों, वो क्या क्या थे ये भी जान लीजिए। स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना था। उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाना था। 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण को कम करना था। सभी गाँवों में बिजली पहुँचाना था। गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना था। तो ये सभी क्या थे दोस्तों, उसके मुख्य उद्देश्य थे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो गंगा के पर्यायवाची शब्द सभी बता देते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा क्या दिया था। जैसे कि देव नदी हो जाएगा, भागीरथी हो जाएगा, मंदाकिनी हो जाएगा, सुरसरी हो जाएगा, जो कि अमृत रंगिनी हो जाएगा, देवापगा हो जाएगा, त्रुनंदा हो जाएगा। ठीक है, विषमसु हो जाएगा, त्रिपथगा हो जाएगा, सूरधवनी हो जाएगा, नदीश्वरी हो जाएगा, मंदाकिनी। ठीक है, हरमौली बिहारिणी, उसके बाद ध्रुवनंदा, त्रिस्त्रोता, सुरापगा, नदीश्वरी, अलकनंदा,
जो कि अद्यत्रगा, उसके बाद जाह्नवी, विष्णुपदी, ये सभी क्या है, गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। गागर में सागर भरना, मुहावरे का सही अर्थ क्या था, थोड़े में बहुत कहना। इसका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों जो कि कंफर्म नहीं कर पाए बच्चे कि भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं। राहुल जो कि नार्वेकर से रिलेटेड उसने बताया कि क्वेश्चंस पूछा था, तो राहुल नार्वेकर से रिलेटेड पूछा होगा, तो वह भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं। महाराष्ट्र के स्पीकर चुने गए हैं। अगर किस राज्य के चुने गए हैं तो महाराष्ट्र के चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वह विधायक हैं। वह मुंबई, जो कि वह दक्षिण मुंबई के कोलाबा से विधायक बने हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने उनसे रिलेटेड बता दिया। आप कमेंट करके बताइएगा क्या दिया था। बाकी दोस्तों ये थे आज के 4th शिफ्ट के क्वेश्चंस। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।